तो देखिए ये सब्जेक्ट बाकी सारे सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं उन सब का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, और इसको लाया इसलिए गया। वैसे तो एक जिलाधिकारी को अपने जिले में काम करना होता है, अपने देश के अंदर काम करना होता है, लेकिन वही जिलाधिकारी दुनिया के हिसाब से काम करता है देश के अंदर। उसको ये बताया जाता है कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है उससे हम लोग क्या बेहतर चीजें सीखें, और साथ में हम ऐसा क्या करें कि दुनिया के और देश हमारे देश की ओर आए। फॉर एग्जाम्पल प्रयागराज है, स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, हम इसको कैसे ऐसा डेवलप करें कि दुनिया की बड़ी कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके लिए सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है ना। जैसे आप किसी जब तक बेरोजगार हैं तब तक किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे, वो आपको दाल दे देगा पतली सी, वो खा लेंगे आराम से। लेकिन अगर अधिकारी बन जाएंगे तो उसकी भी हिम्मत नहीं है कि दाल रखे, पनीर लाकर रखेंगे। इसी प्रकार से जब हमको अपने देश में इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि दुनिया के देश के हिसाब से जो उनकी डिमांड है वो हम फुलफिल करें। ये तब हो पाएगा जब हमारे देश के लोग किस प्रकार से सोचेंगे, दुनिया के हिसाब से। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट आया है। और इंटरनेशनल रिलेशन जिस प्रकार से आपके घर के अंदर जो संबंध होते हैं वो कहलाते हैं पारिवारिक संबंध। परिवार के संबंध क्या कहलाते हैं? परिवार के संबंधों में आप देखते होंगे माता पिता से अलग तरह से बर्ताव करते हैं, बहन भाई से अलग तरह से बर्ताव करते हैं। एक होता है आपका व्यक्तिगत संबंध, कहते हैं ना कि व्यक्तिगत रूप से बहुत बेकार इंसान है। कैसे? किसी का रुपए लिया देना ही नहीं है ना। और जाना है, हर कोई अगर कुछ अच्छा सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा, उसने इतना कहा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, आप तुरंत बोल देंगे तुमसे नहीं होगा। तो वो व्यक्ति सोचा ही था और तुमने ये बोल दिया कि तुमसे नहीं होगा, इसका मतलब है कि अब वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया, कहेगा बहुत बेकार व्यक्ति है। तो ये आपके हो गए व्यक्तिगत संबंध। आप व्यक्तिगत स्तर पर जो संबंध किसी से रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संबंध। इसी प्रकार से परिवार के संबंध पारिवारिक संबंध, समाज के साथ आपके जो संबंध होते हैं वो सामाजिक संबंध। जैसे आपके मोहल्ले में पड़ोस में आपके जैसे संबंध होंगे तो वो क्या है? सामाजिक संबंध। इसी प्रकार से एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो संबंध होता है वो राजकीय संबंध होता है। लेकिन जब एक देश का दुनिया के किसी और देश के साथ संबंध होता है वही कहलाता है अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो आज के समय में दुनिया में कोई देश ऐसा है नहीं जो ये कह दे कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में ही पूर्ण हूं। ऐसा कोई नहीं कह सकता। ना आप कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं मुझे दुनिया में कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अकेले कोई इंसान ठीक है ही नहीं। आपको बातचीत के लिए कोई चाहिए, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए यहाँ पढ़ाने वाला भी कोई चाहिए। आप रील्स देख रहे हैं तो वहां भी तो कोई आपको एंटरटेन करा रहा है। तो हर तरह से आपको दूसरे पर डिपेंड है। खाना आप बना सकते हैं लेकिन गेहूं नहीं उगा सकते हैं, वो आपको किसान से सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो दुनिया में हर देश क्या है? दूसरे देशों पर डिपेंड है, क्योंकि दुनिया का कोई एक देश भी ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। किसी के पास अगर गेहूं की पैदावार अच्छी होती है तो हो सकता है कि उसके यहाँ चावल ना होता हो, या हो सकता है किसी देश में चीनी अधिक है तो किसी देश में कपास ना हो। किसी देश के पास पेट्रोलियम है लेकिन हो सकता है कि उस देश के पास और दूसरी चीजें ना हो। तो इस प्रकार से पूरी दुनिया क्या है? परस्पर संबंधों पर चलती है, और इसीलिए विषय आया जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध से पहले ये जानना जरूरी है कि राष्ट्र क्या होता है। क्या होता है राष्ट्र? देखिए पहले भारत में आपको पता है कि बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे। और जो ये राजा महाराजा हुआ करते थे, दरअसल ये राजा महाराजा अपने एक क्षेत्र को ही अपना देश मान लेते थे। जैसे मान लीजिए कोई एक राजा है, उसके अंडर में 10 गांव आते हैं, तो वो सोचता था कि मैं इस 10 गांव का क्या हूं? राजा हूं, मुखिया हूं, प्रधानमंत्री, नेता, सब कुछ मैं हूं। जबकि ये बात गलत है, वो राष्ट्र नहीं था। क्यों? राष्ट्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। राष्ट्र की विशेषताएं होती हैं कि उसमें रहने वाले सभी लोगों की भाषा बोलचाल एक सा होगा, उसमें सिमिलरिटी आपको नजर आएगी। कैसे? उनके पहनावे में आपको एक समानता दिखाई देगी, उनके यहाँ जो प्रथाएं परंपराएं हैं वो भी एक सी आपको दिखाई देंगी। तो ये राष्ट्र की पहचान होती है। आज के समय में अगर कहा जाए राष्ट्र किसे कहेंगे, तो राष्ट्र उसे कहेंगे जहां बोलने वाले लोगों की भाषा समान हो, जहां रहने वाले प्रजाति निर्जाति समूह की जो है वो भी क्या हो? सिमिलर हो, और जिसका अपना एक संविधान हो, और जो संप्रभु सरकार हो जहां पर, उनको क्या कहेंगे? राष्ट्र। तो राष्ट्र शब्द का सबसे पहले अगर हम देखें तो एक संधि होती है जिसका नाम है वेस्टफैलिया की संधि। उसके पहले तक राष्ट्र एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पहले यही था कि ये हमारा घर है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, और हम अपने अपने घर के मालिक हैं। लेकिन राष्ट्र शब्द आया उसी संधि के बाद से। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत अगर सबसे बेहतर समझनी है
तो इसके लिए आपको एक समझ होनी चाहिए एक विषय की जिसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री। ये वो सब्जेक्ट है जिसकी नींव पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों की इमारत खड़ी हुई है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर इतिहास देखेंगे भारत और पाकिस्तान का, तो विभाजन हुआ है भारत पाकिस्तान का। उस विभाजन के कारण आज तक हमारे संबंध उससे कभी अच्छे नहीं हुए हैं। इजराइल का आप देख लीजिए, इजराइल के क्या फिलिस्तीन के साथ संबंध अच्छे हैं? नहीं है। तो जापान और चाइना का देख लीजिए, जिस समय जापान ने चाइना पर अधिकार कर लिया था, उसके भूभाग पर, वहां पर शोषण किया, और उसी का परिणाम है कि आज तक चाइनीज लोग जो हैं वो जापानियों से एकदम नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। समझ में आ गया? तो किस पर न्यू आधारित है? वर्ल्ड हिस्ट्री पर। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई विषय है तो वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको जितनी बेहतर समझ वर्ल्ड हिस्ट्री की होगी उतना ही बेहतर आईआर आपका होगा। तो हिस्ट्री वाले सर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, लेकिन हम इतना जरूर बता देते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं जिसका संबंध आपके आईआर से होगा। लिखना नहीं, हम सिलेबस अभी लिखाएंगे, सुन लीजिए सिर्फ। जैसे आपको जानना चाहिए कि पुनर्जागरण काल क्या था, ये आप कहां पढ़ेंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री में। पुनर्जागरण काल के बाद आपको जानना चाहिए औद्योगिक क्रांति क्या थी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया है। एक औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद से यूरोप का ब्रिटेन आगे निकला, ब्रिटेन को देखकर फ्रांस आगे निकला, फ्रांस को देखकर जर्मनी में औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद रूस में औद्योगिक क्रांति हुई 1920 में। उस समय तक भारत में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, लेकिन रूस में बाद में होती है, भारत से बाद में रूस में होती है। ये सब आप कहां पढ़ेंगे? हिस्ट्री में। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि इटली कैसे एक हुआ, इटली बटा हुआ था टुकड़ों में, कई देशों का अधिकार था। इसी प्रकार से जर्मनी को आप पढ़ेंगे, कई देशों का अधिकार था, जर्मनी कैसे एक हुआ। फिर आप जानेंगे जो प्रथम वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये किन देशों के बीच हुआ और क्यों हुआ। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ उससे बहुत सारा परिवर्तन पूरी दुनिया में आया, कुछ शत्रु बन गए, कुछ मित्र बन गए और गठजोड़ बनने लगे। संबंध यही होता है ना। संबंध का मतलब है कि अगर आप पर मुसीबत आएगी तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, जो आपका दुश्मन बन जाएगा, दूसरा जो आपकी मदद करेगा वो आपका सपोर्टर बन जाएगा। तो आपके यही तो संबंध है ना। संबंध का मतलब है कि आपको अपने लिए, अपने देश के लिए किसी और के सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, ये संबंध है। तो इसी प्रकार से आप पढ़ेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, हिटलर की पॉलिसी क्या थी, ये सारी चीजें, भारत का विभाजन क्या था, और कोल्ड वॉर क्या था जिसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं, जिस समय पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक तरफ था अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो और दूसरी तरफ था वर्सा पैक्ट, जिसका लीडर कौन था? सोवियत संघ। जब आप ये जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया दो गुटों में बटी है। उस समय कुछ देश यूरोप से आजाद होते हैं, जैसे अफ्रीकी देश, भारत, ये सारे देश आजाद हो रहे हैं। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, इनसे पूछा गया है जैसे आप जेल से रिहा हो और दो बाहर गैंग लीडर खड़े हुए हैं, अब आपको ऑप्शन दे कि आपको हमारे साथ आना है या हमारे साथ। तो अगर आप में साहस है तो आप क्या कहेंगे? हमें तुम्हारे साथ भी नहीं आना, तुम्हारे साथ भी नहीं आना, हमें दोनों के साथ की जरूरत है, लेकिन हम स्वतंत्र रहेंगे। तो ये बना तीसरा गुट, जिसको हम गुट निरपेक्ष के नाम से जानते हैं, जिसमें 120 के लगभग कंट्री आ जाए। जब आप ये सब पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, उसके बाद आप पढ़ेंगे 2008 की मंदी कैसे आई। ये सारी चीजें आप कहां पढ़ेंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री में। और वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है कौन सा? आईआर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस सब्जेक्ट को। तो आपको याद रखना है कि आपको किस चीज पर कमांड करनी है। इस सब्जेक्ट को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले है कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री स्ट्रांग हो, साथ में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और इन सबसे महत्वपूर्ण ज्योग्राफी। अगर आपकी इन पर कमांड है, जितना अच्छा होती जाएगी उतना ही निखार इस सब्जेक्ट में आपका आता जाएगा। ये चीज समझ पा रहे हैं? समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए कि आज के समय में मिड ईस्ट में युद्ध चल रहा है ना, इजराइल फिलिस्तीन के बीच, जिसको हम मिड ईस्ट, जिसको दुनिया मिड ईस्ट कहती है, हम लोग उसको पश्चिम एशिया कहते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि वो एशिया के पश्चिम में है। अमेरिका वगैरह मैप देखते हैं तो उनको बीच में दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं मिड ईस्ट। दोनों नाम एक ही हैं। एक ही व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं ना, हर किसी के लगभग होंगे, कई नाम होंगे, है ना। दोस्त अलग नाम रख देते हैं, घर वाले अलग नाम रख देते हैं। वो कभी कभी तो ये होता है माता पिता को असली नाम पता ही नहीं रहता, इतना डुप्लीकेट वाला नाम बोलते हैं, कहीं छोटू, कहीं गोलू, कहीं को, जैसा साइज देखेंगे वैसा आपका नाम ले देंगे। तो इस प्रकार से
ये सब्जेक्ट आपको इन सब सब्जेक्ट की नींव पर खड़ा करना है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कंटेंट सबसे अच्छा है न्यूज़पेपर। लेकिन न्यूज़पेपर आप तब समझ पाएंगे जब आप इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। जो जो आपको बताया जाएगा उस पर ध्यान रखना है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती रहेगी उसको देखना है। सबसे पहले हम आपको सिलेबस लिखाते हैं, तो पॉइंट करके लिखिए सिलेबस, और सिलेबस को हर समय देखते रहिएगा। जैसे समझ लीजिए कोई लेटर है आपको मिला हुआ है, तो उसको दिन में 2-4 बार पढ़ते रहना है। इससे क्या होगा, सिलेबस आपको बताएगा कि आपको न्यूज़पेपर में कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसका संबंध आपके सिलेबस से है, आईआर के सिलेबस से। ठीक है, बाकी तो पूरा सिलेबस देखना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक लिखिएगा भारत, भारत और इसके पड़ोसी संबंध, भारत और इसके पड़ोसी संबंध। भारत और इसके पड़ोसी, क्या समझ में आ रहा है इस टॉपिक से? यूपीएससी ने टॉपिक आपको दे दिया, क्या लग रहा है इसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए? इसी प्रकार से हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट के टॉपिक को आपको खंगालना है कि उसमें क्या क्या पूछ सकता है। भारत और इसके पड़ोसी संबंध, उसने एक लाइन दे दी आपको। इसका मतलब है कि हमको अपने भारत को केंद्र में रखकर ये देखना है कि हमारे जो पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री, कौन कौन हुए नेबरिंग कंट्री? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, ये सब क्या है? हमारे नेबरिंग कंट्री है। तो इन नेबरिंग कंट्रियों से हमारे संबंध कैसे हैं? अब पूरा तो आप जानेंगे नहीं, जानना तो आपको ये भी चाहिए अगर आपके पास समय है इतना, तो कि मालदीव कैसे बना, कैसे स्वतंत्र हुआ, दुनिया भर की चीजें हैं यार जानने के लिए। लेकिन आपको आईआर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं? करंट ओरिएंटेड होते हैं, जो आज चल रहा है हमारा। जैसे प्रधानमंत्री जी को किसी देश ने अवार्ड दिया है, इसका मतलब है उस कंट्री के साथ हमारे संबंध पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपको ये जानना है कि करंट में जो चल रहा है वो उसकी शुरुआत कहां से हुई। यानी आपको आईआर बेहतर समझना है तो उसका तरीका ये है कि आज जो हो रहा है उसके उसको जानिए, उसके बाद जानिए ये कब से शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आज आप डिप्रेशन में दिखाई दें तो आपका चेहरा देख के समझ आ जाएगा डिप्रेशन में है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। फिर पहले हम ये जानेंगे कि कारण क्या था, पहले जानेंगे डिप्रेशन में हो, पहले क्या दिखाई देगा। ज्योग्राफी कहती है प्रभाव देखकर कारण बताइए। प्रभाव मतलब आपका फेस, चेहरा देख लिया आपका, समझ में आएगा कि आप क्या तनाव में है, उसके बाद कारण खोजेंगे। यही तो होती है ना ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कारण से नहीं होती है, ऐसा नहीं कि रटी रटाई चीजें बता दे कि नहीं आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, नहीं, आपको बताया जाएगा कि आपको वहां तक पहुंचना है तो उसका रास्ता ये है। क्लियर? तो आईआर सब्जेक्ट में ये पूछा गया है पहला टॉपिक कि भारत और इसके पड़ोसी संबंध, यानी हमारे देश के हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे हैं। अब संबंध किस प्रकार के देखने हैं, हमको देखने हैं कि हमारे आर्थिक संबंध कैसे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि व्यापार, हम कितना क्या क्या उससे खरीद रहे हैं और क्या क्या हमको मिल रहा है। अच्छा ये आ गया, हाँ, तो क्या क्या खरीद रहे हैं हम उससे और क्या क्या हमको मिल रहा है। क्योंकि आप ही देख लीजिए, अगर आपका कोई दोस्त है सिर्फ आप ही उस पर खर्च करते रहिए, अब वो ना आप पर खर्च करे, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन लड़ाई होगी तो आप सबसे पहले यही बोलेंगे कि तो उसको मैंने कितना खिलाया, मेरे साथ रहता तो और खिलाता, जा, है ना। तो आर्थिक संबंध सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग भी यही देखते हैं। भारत लाख कहे कि हम ये हैं वो हैं दुनिया भर का, वो सब नहीं। मेन चीज है कि हम लोग किसी देश के साथ संबंध बनाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी होती है आर्थिक संबंध, कि हमें दूसरा देश क्या दे सकता है ये देखते हैं, और हम उस देश में क्या बेच सकते हैं ये देखते हैं। तो आर्थिक संबंध देखें, साथ में देखेंगे राजनीतिक संबंध। अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारे पड़ोस में लोकतंत्र है नहीं, म्यांमार में, तो जाहिर सी बात है कि हमारे संबंध अच्छे नहीं होने वाले, क्योंकि राजनीति आपको जोड़ती है। पाकिस्तान, राजनीतिक व्यवस्था दोनों की अलग अलग है, वहां पर पता पड़ा वहां के राष्ट्रपति कुछ भी कर सकते हैं, सेना है, सेना के हाथ में पूरा पावर है। कभी कभी तो ये समझ में ही नहीं आता है कि पाकिस्तान चला कौन रहा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, दिखावटी मुखौटे की तरह बैठे रहते हैं, वहां की सेना के जो चीफ है उनके हाथ में है न्यूक्लियर वेपन, उनके हाथ में, भारत में प्रधानमंत्री के हाथ में है हमारे। तो भारत में प्रधानमंत्री के हाथ में इसलिए क्योंकि हमने प्रधानमंत्री को चुना है ना, और जिसको हमने चुना है, जिसको विश्वास दिखाया, तो उसी के हाथ में तो होनी चाहिए न्यूक्लियर बटन। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सेना जब चाहे, परवेज मुशर्रफ को देखिए क्या थे,
सेना के प्रमुख थे ना, और राष्ट्रपति बन गए। तो ये ऐसा चलता आया है। तो हमारे संबंध उससे कहाँ अच्छे हैं। इसलिए कहा गया है कि राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भारत हमेशा ये कहेगा कि हम पड़ोस में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। नेपाल में लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित हुई, भारत ने तुरंत कहा कि बहुत गर्व की बात है कि हमारा पड़ोसी लोकतंत्र को स्वीकार कर रहा है। अमेरिका ने तो ये तक कह दिया था कि मैं पूरी दुनिया में इसीलिए आया हूं कि पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक बना सकूं। और इस लोकतांत्रिक बनाने के चक्कर में इतना अत्याचार किया अमेरिका ने कि जहां देखता था लड़ाई हो रही है, ये जहां देखता था कि तानाशाही व्यवस्था है, वहां तुरंत घुस जाता था, गोला बारूद अपने बेचता था और कहता था मैं आया ही इसलिए कि लोकतंत्र स्थापित कर सकूं। समझ में आ गया। ये अमेरिका था जो हर बात पे कहता था मुझे लोकतंत्र बनाना है, पूरी दुनिया को, पूरी धरती को मैं लोकतंत्र बना दूंगा। आज हमारे संबंध अमेरिका से अच्छे हैं। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी कोई भी जाएंगे सबसे पहले यही बोलते हैं कि भारत जहां दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है, वहीं अमेरिका दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र है, यही बोलते हैं ना। तो राजनीतिक आधार पर संबंध हो गए हैं। तो ये हो गया राजनीतिक आधार पर। इसके बाद आता है सामाजिक आधार पर। इजराइल से हमारे संबंध इस प्रकार से, यहाँ भारत को इजराइल कहता है कि दुनिया में यहूदियों को किसी ने संरक्षण नहीं दिया है, यहूदियों पर अत्याचार पूरी दुनिया ने किए हैं। हाँ, वो भी जीवन का एक हिस्सा है। तो इजराइल को आप देख लीजिए, इजराइल को कहना है कि यहूदियों पर जब पूरी दुनिया अत्याचार कर रही थी, भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसमें यहूदियों को संरक्षण प्रदान किया। तो हमारे इजराइल के साथ संबंध क्यों अच्छे हैं? यहूदियों के कारण। आज भी भारत यहूदियों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। समझ में आ गया। यहाँ यहूदी भी हैं। तो हमारे संबंध किस आधार पर हुए? सामाजिक आधार पर, नैतिक आधार पर। मान लीजिए हमारे कुछ मूल्य हैं, हम बुद्ध के मार्ग को अपनाए हुए हैं। तो हमारे जापान में भी यही चीज है, यहाँ ताइवान चले जाइए, इन सब देशों में भी आपको बुद्ध दिखाई देंगे, साउथ एशिया में दिखाई देंगे। तो प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध की जमीन से आया हूं। तो इसका मतलब वो क्या करते हैं? वो या अरे हमारे आगे कोई अपना भला हो, ये नहीं कहते कि मैं खुद बुद्ध आया हूं। नहीं तो पता पड़ा पूरी दुनिया के लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, आप कहाँ थे, आप कौन से अवतार हैं। तो संबंध प्रधानमंत्री जी में ये अद्भुत कला है, यही होती है। एक पॉलिटिशियन में ये कला होनी चाहिए कि जैसा देश वैसा वेश, ये उन्हीं के लिए था। समझ में आया। कुछ लोग पॉलिटिशियन को गिरगिट कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कला होनी चाहिए कि जैसा सामने वाला देखे वैसा आप बर्ताव कीजिए, उसको जो पसंद है वो आप दीजिए। लेकिन शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता है। पता पड़ा आपको पढ़ना पसंद नहीं है, तो पता पड़ा यहाँ मूवी लगा देगी, नहीं कोई बात नहीं, मत पढ़िए, मूवी देखिए आप। अगर ऐसा करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? बर्बाद हो जाएंगे। यही टारगेट सेट किया है क्या गोला बारूद के लिए? अब तो कुछ, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो बुला लेना चाहिए था स्टूडेंट को भी, मतलब तुमको पूरी इंफॉर्मेशन है। तो सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के संबंध क्या होते हैं? आईआर में आते हैं। समझ में आ गया। तो आईआर में आपको सिर्फ इतना देखना है, भारत और पड़ोसी संबंध, मतलब अपने पड़ोसियों को देखिएगा कि हमारे संबंध किस प्रकार से हैं। नेपाल से हमें बिजली चाहिए है क्योंकि उसके यहाँ से नदियां निकलती हैं, पर्वत है वहां पर। भूटान से हमको बिजली चाहिए है। समझ में आ गया। म्यांमार है अपना पड़ोसी, तो म्यांमार के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, नहीं तो नागा समुदाय जो है इधर उधर जाएगा तो पता पड़ा समस्या उत्पन्न होगी। लिखिए दूसरा पॉइंट, ये समझ में आ गया। भारत और इसके पड़ोसी संबंध, सिर्फ एक लाइन में इतना कुछ छिपा हुआ है कि आपको भारत के सभी पड़ोसियों के बारे में जानना है। और भारत टारगेट में रहेगा, केंद्र में कौन रहेगा? भारत। जैसे ये है इंडिया, अब यहां से आपको पाकिस्तान, और संबंध का मतलब दोनों के बारे में, ये समझ में आ गया। उसके बाद नेपाल, भूटान, ये सभी केंद्र में किसको रखना है? ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके अलग अलग रिश्तेदारों के साथ संबंध है, क्या सबके साथ एक समान है? कोई रिश्तेदार बहुत पसंद आता होगा, खासकर इतना तो फिलिस्तीन में नहीं गिराए होंगे इजराइल ने जितना यहाँ गिराया जा रहे हैं। बताइए है नहीं। हम लोग दीपावली की आती है तो कहते हैं ग्रीन दिवाली मनाएंगे, ठीक है। और दिवाली में जितने पटाखे नहीं जलते उससे ज्यादा पटाखे शादियों में जलते हैं, मैच जीतने के बाद जलते हैं, स्टेडियमों के बाहर जलते हैं, कोई फंक्शन होगा वहां जलते हैं, खासकर चुनाव के समय सबसे ज्यादा जलते हैं। उस समय कोई नहीं बोलता है ना, उस समय कोई प्रदूषण का मुद्दा ही नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात है, जिस चीज को आप प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो प्रतिबंध कम से कम फैक्ट्रियों पर लगा दीजिए। हर दूसरे दिन देख रहे हैं ब्लास्ट हो रहा है कहीं पर फैक्ट्रियों में,
दिवाली के टाइम पर पटाखों में इतनी फैक्ट्रियां जो है न जाने कहां कहां ब्लास्ट हुआ, एक व्यक्ति की बॉडी कम से कम 50 मीटर ऊंचाई पर उछली थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे इस तरह से, लेकिन फिर भी चल रहा है सब। अब क्या बताया जाए। नहीं तो पापी पेट का सवाल इतना नहीं होना चाहिए कि आप बारूद बेचने लगे, इसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, लेकिन ये बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उद्योग। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बता दिया जाता है बेटा रखा है पुराना, इसको भर दो इसमें बालू में, अब वो बना देते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम बना क्या रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तुम भी बनाओगे, और बिहार के 5-6 बच्चों ने भी बनाया था यूट्यूब में देखकर, और उन्होंने बनाने के बाद प्रयोग भी अपने ऊपर किया। अब 5 बच्चों एकदम काले कूद गई थी पूरा मुंह पर, और बाद में यूट्यूब पर बता रहे थे कुछ नहीं, हमने देखा 15 मिनट में हमने बनाकर तैयार कर दिया था। ये हाल है। माचिस की तीलियों से रोगन इकट्ठा किया, फास्फेट मिल गया कहीं से, बस बनाकर तैयार हो गए। और क्या, यूरिया से बन जाता है। समझ में आ गया? ये पूरा कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ गया? तो आपको अपने पड़ोसी देशों के बारे में विस्तार से जानना है, अच्छे से जानना है, किसके साथ हमारे क्या संबंध है, कौन कौन से मुद्दे हैं, विवाद चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, अगली लिखिएगा। समझते जाइएगा, जो समझ में ना आए तो बताते जाइएगा। दूसरा लिखिएगा, द्विपक्षीय कौमा क्षेत्रीय द्विपक्षीय कौमा क्षेत्रीय। ये द्विपक्षीय समझ में आया? बाइलेटरल, यानी आपका किसी एक व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो क्या है? द्विपक्षीय। जैसे प्रधानमंत्री जी कहीं मीटिंग करने जाते हैं, किसी भी सम्मेलन में जाते हैं, तो आप देखिएगा वहां किसी एक एक देश के साथ अलग से मिलते हैं। सम्मेलन में तो एक साथ देश होते हैं, मान लीजिए कोई 8 देशों का ग्रुप है, तो 8 देश मिलेंगे एक साथ। लेकिन जब वो मीटिंग हो जाती है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी अपने सचिव को भेजते हैं कि जाओ और एक एक को कहेंगे पहले जाओ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहना कि मोदी जी मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ में तो आप बात नहीं कर सकते ना। जैसे किसी जगह आप मिले कई दोस्त, तो खुलकर बात नहीं कर सकते किसी एक व्यक्ति से। अगर आपको करनी है तो उसको बाद में बुलाते कि थोड़ा 2 मिनट उसको समझाना होता है। ऐसे ही ये होता है द्विपक्षीय संबंध, मतलब हमारे किसी एक देश के साथ जो संबंध है डायरेक्टली वो क्या है? द्विपक्षीय संबंध। और क्षेत्रीय का मतलब होता है कि पूरे क्षेत्र, सार्क है, सुना है सार्क के बारे में? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये क्या है? क्षेत्रीय संगठन, मतलब एक पूरे क्षेत्र का संगठन। G7 क्या है? वैश्विक सम्मेलन। अंतर क्या है ये समझ लीजिए, एक ये गोला है, एक ये कंट्री है, इंडिया है। अगर ये किसी एक देश के साथ संबंध बना रहा है, बातचीत कर रहा है, वो है द्विपक्षीय, 2 देशों के बीच। लेकिन अगर ये एक क्षेत्र में, मान लीजिए इतने क्षेत्र में कुछ देश हैं, सभी से नहीं, कुछ कुछ देशों से संबंध बना रहा है, तो ये हो गया क्षेत्रीय संबंध। लेकिन अगर एक यहाँ का देश आ गया, एक यहाँ का आ गया, एक यहाँ का आ गया, ये हो गया वैश्विक, मतलब पूरे विश्व के। तो अगला लिखिएगा इसमें, द्विपक्षीय कौमा क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, और वैश्विक समूह, इसी में आगे लिखिएगा, और वैश्विक समूह और भारत के हितों को क्या लिखा है? फिर से बोलिए एक बार। समूह और भारत के हितों मत लिखिए, अभी लिखिए भारत से संबंधित, भारत से संबंधित, भारत से संबंधित अथवा, भारत से संबंधित अथवा, अब लिखिए भारत के हितों को, भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, करार। हेलो जी, क्लास में है, अभी रखते हैं, आप ऑफिस पहुंचिए। हो गया? तो इसमें हमने ये बताया है कि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। ये समझ में आ गया? द्विपक्षीय मतलब 2 देशों के बीच के जो समूह है वो द्विपक्षीय समूह। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम G2 बनाए, G4 है अभी, सुने हैं ना, ये सब जानने हैं आपको। G4, G7, G8, ये G20, ये सब क्या है?
तो देखिए, मगर अगर हम किसी एक देश के साथ संबंध जो बना रहे हैं वो है हमारे द्विपक्षीय, लेकिन एक क्षेत्र के जैसे एशिया के कई देश मिलकर संबंध बना रहे हैं, वो हो गया रीजनल, क्षेत्रीय। और वैश्विक का मतलब है पूरी दुनिया के। मान लीजिए एक देश अफ्रीका का है, दो देश एशिया के हैं, एक देश नॉर्थ अमेरिका का है, तो ये सब क्या हो गए, वैश्विक। और इसी में हमने बताया है भारत से संबंधित, यानी भारत को किसमें रखना है, केंद्र में, अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, करार मतलब एग्रीमेंट। अगर किसी देश में ऐसे समझौते हो रहे हैं, किसी भी देश के साथ समझौते हो रहे हैं और उनसे अगर भारत प्रभावित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको भारत को बारीकी से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका किसी एक देश के साथ संबंध बना रहा है या कोई एग्रीमेंट कर रहा है, मान लीजिए अमेरिका चाइना को कोई एयरक्राफ्ट या प्लेन दे रहा है सेना में, तो भारत के लिए चिंता का कारण हो गया। जैसे रूस है, S-400 मिसाइल अगर चाइना को दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी चिंता का कारण है ना, कि आज दे दिया, हमारे पास भी वही है। अब दो चीजें, अगर दो वेपन एक दूसरे के पास है तो वो लड़ेंगे कैसे आपस में, कुछ तो आगे होना चाहिए। तो यही चीज है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है, करार होता है, समझौता होता है, संधि होती है, तो वो जिसका संबंध भारत से है, जिससे भारत प्रभावित हो रहा है, तो वो हम सभी लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ये परिवर्तित होते रहते हैं, बदलता रहता है। यही है आपका करंट अफेयर। इसलिए कहा गया है कि सब्जेक्ट जितना पढ़ा देंगे ये दिमाग में हर समय रखना। इसके बाद सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, और मैगजीन भी पढ़ेंगे आप तो मैगजीन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है बस, लेकिन जो भी लेटेस्ट होगा उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है।